भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 7 से 9 अक्टूबर के मध्य संपन्न हुई। तो ये जो बैठक हुई थी आरबीआई की, इसके क्या क्या निर्णय लिए गए, किस संबंध में ये बैठक हुई थी, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो प्रयास किया गया है वो प्रयास ये है कि आपको बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ दी जाए। चलिए देखते हैं। और यदि आपको रट्टा ही मारना है तो रट्टा मार करके आप छोटे मोटे टेस्ट निकाल सकते हैं। यदि किसी बड़े टेस्ट में जाना है तो हमें उसकी जो भी तथ्य हैं उनकी गहराई तक जाना पड़ेगा। तो आइए चर्चा करते हैं बैठक में लिए गए मुख्य निर्णय। क्या क्या निर्णय लिए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। हालांकि आरबीआई ने अपना रुख बदलकर तटस्थ कर लिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की 3 दिन की बैठक सोमवार 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। देखिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रेपो रेट तो निकल करके वो आ गई जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस ब्याज के साथ वापस लेती है बैंक। ठीक है, ये ध्यान रखिए, रिवर्स रेपो रेट जिस पर देता है और जिस पर बैंक लेती है, तो ये रिवर्स रेपो रेट हो जाएगी। चलिए, जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो बैंकों को रिजर्व बैंक से महंगी दर पर कर्जा मिलता है। और जब भाई महंगी दर पर कर्जा मिलेगा तो जाहिर सी बात वो कंज्यूमर पर उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं। कोई भी अकाउंट हो, चाहे होम लोन हो, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, ठीक है, मान लीजिए अभी 3.5 एनएम चल रहा है तो वो 3.00 एनएम कर देंगे। दूसरी तरफ जैसे होम लोन है तो होम लोन में क्या कर देंगे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे जिससे कि उनकी इनकम बढ़े और वो रिजर्व बैंक का जो कर्जा है उसको चुका सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा अपनी बेंचमार्क दर में 50 आधार अंकों की कटौती के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट पर पहली नीति घोषणा है। बता दें कि फरवरी 2023 से रेपो रेट को 6.5% पर यथावत रखा है। सरकार ने आरबीआई को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई 4%, 2% ऊपर या नीचे पर बनी रहे। महंगाई को केंद्रीय बैंक की निर्धारित सीमा के भीतर लोन और आर्थिक वृद्धि को गति देने के मकसद से नीतिगत दर को यथावत रखा गया है। समिति के 6 सदस्यों में से 5 ने नीतिगत दर को यथावत रखने के पक्ष में मतदान किया। कुल मिलाकर के बात ये रखनी कि रिवर्स रेपो 6.5 ही फाइनल हुई। चलिए आगे चलते हैं। खुदरा मुद्रास्फीति के 4.5% रहने का अनुमान। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति में नरमी धीमी और असमान बनी रहेगी। चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 4.5% रहने के अनुमान को भी बरकरार रखा गया है। पहली तिमाही में 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन 1.8% घटा। वहीं सरकारी खपत में सुधार हो रहा है। अत्यधिक बारिश ने बिजली, कोयला और सीमेंट जैसे कुछ उद्योगों को प्रभावित किया है। ये तो स्वाभाविक है, ये आप जानते हैं, इस बार मौसम का कहर ज़्यादा बरपा था और जिसके चलते महंगाई दर कहीं ना कहीं बढ़ी है। अभी हाल ही में सरकार ने 3% डीए जो था, ये आपका सेंटर एम्प्लॉयज़ हैं और अब स्टेट्स जो हैं वो भी घोषणा कर सकती हैं 3% डीए डिफरेंस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात महंगाई बढ़ रही है, कारण उसका इस बार का मौसम भी रहा। चलिए आगे चलते हैं। दिया हुआ है इस वित्त वर्ष 7.2% रह सकती जीडीपी ग्रोथ। शक्तिकांत दास ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान से जुड़े आंकड़े शेयर किए हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारतीय जीडीपी की 7.2% गति से बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा, वैश्विक स्तर पर चुनौतियों के बावजूद देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। मौजूदा स्थिति पर गौर करने के बाद चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने के अनुमान को कायम रखा गया है। दूसरी तिमाही में जीडीपी के 7.0%, तीसरी तिमाही में 7.4%, चौथी तिमाही में 7.4% और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.3% रहने का अनुमान आरबीआई ने लगाया है। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। मुंबई ने शेष भारत को हराकर ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम करा है। तो ये महत्वपूर्ण खबर क्यों बन जाती है, क्योंकि 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ है।
कितने सालों में? 27 सालों में। तो कहीं ना कहीं ये खबर महत्वपूर्ण है और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनको लेकर के भी महत्वपूर्ण। और इसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? आजिक रहाणे। आजिक रहाणे की अगुवाई वाली मुंबई टीम को 27 साल में पहली बार ईरानी कप जीतने पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मुंबई में एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मुंबई ने शेष भारत के खिलाफ एक और मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें गत रणजी ट्रॉफी चैंपियन ने पहली पारी में 121 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की और 1997-98 के बाद ईरानी कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। तो ये ध्यान रखिए कितने वर्षों बाद? 27 वर्ष बीत जाने के बाद। ये देखिए आजिक रहाणे कप्तान। चलिए आगे चलते हैं। अमेरिका की कोको गॉफ ने 6 अक्टूबर को चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो देखिए स्पोर्ट के जो प्रश्न है, स्पोर्ट से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, समसामयिकी है, वो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती, कहीं ना कहीं ये महत्ता रखती हैं। चलिए चर्चा करते हैं। अमेरिका की कोको गॉफ ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में गॉफ ने चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा को 6-1, 6-3 से हरा दिया। ये नाम याद रखें। रिवर्स में कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसके खिलाफ मैच खेला था, तो कैरोलिना मुचोवा के खिलाफ मैच खेला था। गॉफ का इस वर्ष का यह दूसरा और कुल 8वां खिताब है। गॉफ 14 साल में सबसे कम उम्र की चाइना ओपन चैंपियन बनी है। सेरेना विलियम्स के बाद टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी अमेरिकी खिलाड़ी भी हैं। गॉफ का फाइनल मुकाबले में रिकॉर्ड 8-1 हो गया है। ये गॉफ का चित्र है। चलिए आगे चलते हैं। अगला बिंदु है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। देखिए जो 2025 महाकुंभ आ रहा है, ये महाकुंभ कहीं ना कहीं सरकार के लिए नई नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रयास, अपने कार्यशैली को नित्य नए प्रयोगों से सजा रही है। और इस संबंध में इन्होंने एक ऐप भी जारी करा, वेबसाइट भी लॉन्च करी, जिसके संबंध में मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी डाला था अपने चैनल पर। अब इसकी थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 अक्टूबर को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। और ये कब से शुरू होगा? 13 जनवरी से शुरू होगा। कब से शुरू होगा भाई? 2025 महाकुंभ 13 जनवरी से। प्रयागराज महाकुंभ पर्व 13 जनवरी 2024 से 24 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। इससे पहले ये 2013 में आयोजित हुआ था। यहाँ ध्यान रखिए 2013 में आयोजित हुआ था। 13 जनवरी से ये 24 अप्रैल 2025 तक इस बार चलेगा। और एक बार में होता है ये कब? 12 वर्ष में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाएगा, कब होता है? 12 वर्ष में एक बार होता है। ये देखिए इसका जो है आपको चित्र दिया गया है अनावरण का। चलिए आगे चलते हैं, अगली सूचना पर चलते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है। भाई ये काफ़ी जो है चर्चा में रहा था ये विषय। और चागोस समूह क्या है, इस पर क्या विवाद था और इसके संबंध में क्या क्या निर्णय हुए, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐतिहासिक कदम में यूनाइटेड किंगडम, यूके और मॉरिशस ने इस बात की घोषणा की है कि चागोस द्वीप समूह पर लंबे समय से चले आ रहे संप्रभुता विवाद को लेकर वो एक समझौते पर पहुंच गए हैं। ये द्वीप समूह हिंद महासागर के बीच स्थित है। इसको ज़्यादा ध्यान से देखें, कहाँ है द्वीप समूह? हिंद महासागर। और निश्चित ही इससे संबंधित प्रश्न आएगा परीक्षा में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी प्रायद्वीप में डिएगो गार्सिया नाम का वो द्वीप भी है जहाँ पर ब्रिटेन और अमेरिका का संयुक्त सैनिक अड्डा है। डिएगो गार्सिया इस प्रायद्वीप समूह के बड़े द्वीपों में से एक है। हालांकि इसे लेकर दोनों सरकारों के बीच कई दशकों से विचार विमर्श चल रहा है। कभी कभी कानूनी लड़ाई और दोनों पक्षों के सख्त रुख की वजह से ऐसा लगता था कि इस विवाद का समाधान निकालना मुश्किल है। आगे चलते हैं। चागोस प्रायद्वीप पर दोनों देशों के बीच हालिया बातचीत नवंबर 2022 में उम्मीद और सतर्क आशावाद के साथ शुरू हुई थी। 2022 में ये चर्चा चालू हो गई थी। तब से 13 दौर की बातचीत हो चुकी। इसमें से 11 दौर की बातचीत ब्रिटेन की पिछली सरकार से और 2 दौर की बातचीत मौजूदा सरकार के साथ हुई। आखिरकार दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए। हालांकि इस संधि को अंतिम रूप देने और कानूनी उपकरणों द्वारा इसका समर्थन करने की प्रक्रिया भी जारी है। चागोस प्रायद्वीप पर दोनों देशों के बीच हालिया बातचीत नवंबर 2022 में उम्मीद और सतर्क आशावाद के साथ शुरू हुई थी। तब से 13 दौर की बातचीत हो चुकी। इसमें से 11 दौर की बातचीत ब्रिटेन की पिछली सरकार से और 2 दौर की बातचीत मौजूदा सरकार के साथ हुई है। ये अंडरलाइन है, ठीक है, 2013 से। ये देखिए चागोस द्वीप का है चित्र। चलिए आगे चलते हैं।
ये भी महत्वपूर्ण, जीआई टैग से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पश्मीना जो ऊन है, पश्मीना वूल के लिए लद्दाख को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, और ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। जीआई टैग से संबंधित प्रश्न निश्चित ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने 5 अक्टूबर को उपराज्यपाल सचिवालय में आयोजित एक समारोह में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा सेवानिवृत्त को लद्दाख के पश्मीना ऊन के लिए भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस कार्यक्रम में कपड़ा मंत्रालय, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, कपड़ा समिति यूटी लद्दाख के उद्योग के वाणिज्य विभाग, महिला स्वयं सहायता समूहों, कारीगरों और उद्यमियों के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल ने कपड़ा मंत्री को अधिकृत उपयोगकर्ताओं का आवेदन भी सौंपा। ये देखिए कार्यक्रम का फोटोग्राफ है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS की तैनाती ओमान में की है। ये जितनी भी आपको जो समसामयिकी के संबंध में पॉइंट दिए जा रहे हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, और ये परीक्षाओं में आपको ऐसे ही रखे मिलेंगे। बस डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको कितनी गहराई से समझते हैं, देखते हैं, नोट करते हैं, मेमोराइज करते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना के जहाज, तीर और शार्दुल तथा भारतीय तटरक्षक बल के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के जहाज वीरा ने 9 अक्टूबर 2024 को मस्कट, ओमान की यात्रा पूरी की। 4 दिवसीय यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना ने विभिन्न मोर्चों पर ओमान की रॉयल नेवी के साथ बातचीत की, जिससे दोनों समुद्री देशों के बीच संबंध और गहरे बने तथा मैत्री के सेतु मजबूत हुए। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल श्री श्रीनिवास ने यात्रा पर आए जहाज़ों के कमांडिंग ऑफिसर्स के साथ वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन खादिम बिन अब्दुल्ला अल रईसी, चीफ ऑफ स्टाफ सुल्तान्स आर्म फोर्सेस, और रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसेन अल रहबी, कमांडर ऑफ रॉयल नेवी ऑफ ओमान, से मुलाकात की। चर्चा प्रशिक्षण, आदान प्रदान, साझा ज्ञान और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के माध्यम से रक्षा सहयोग बढ़ने पर केंद्रित थी। यात्रा के दौरान वाइस एडमिरल श्री श्रीनिवास ने दोनों नौसेनाओं के बीच बढ़ती सामरिक भागीदारी, अधिक जुड़ाव और अंतर संचालन के महत्व पर बल दिया। ये देखिए आगे चलते हैं। ये भी खबर महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय का उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, इसकी स्थापना क्यों हुई, किस उद्देश्य को लेकर हुई, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2024 महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा लेगेसी संग्रहालय का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान मोदी ने वाशिम में ठाणे का दौरा किया। पीएम मोदी ने वाशिम में कृषि और कृषि से क्षेत्र से जुड़ी 23,300 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। बंजारा विरासत संग्रहालय वाशिम के पोहरा देवी क्षेत्र में स्थित है। संग्रहालय बंजारा समुदाय की समृद्ध विरासत और विरासत का चित्रण करता है। संग्रहालय में बंजारा नेताओं की तस्वीरें और बंजारा आंदोलन का इतिहास शामिल है। मैं इसके संबंध में एक आपको स्पष्ट वीडियो दूंगा, बंजारा आंदोलन और बंजारा विरासत के संबंध में। पीएम मोदी ने बंजारा नेता संत सेवालाल महाराज और संत राम राव महाराज को पुष्पांजलि की पेशकश की। पीएम मोदी ने बंजारा संस्कृति एक महत्वपूर्ण संगीत वाद्य यंत्र नगाड़ा भी बजाया। ये देखिए संग्रहालय का चित्र है, उस कार्यक्रम के दौरान का फोटोग्राफ है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन करा और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों विक्टर एम रोस और गैरी रुगमन को मेडिसिन में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो नोबेल पुरस्कार के जो अभी अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसके संबंध में मैंने शॉर्ट वीडियोस भी आपको दे रखे हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का पूरा डिटेल इसमें दिया गया है इस वीडियो में, इसलिए इसको सम्मिलित किया और इम्पॉर्टेंट भी है। कहीं ना कहीं नोबेल प्राइज़ परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। माइक्रो RNA की खोज करने वाले अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों विक्टर एम रोस और गैरी रुबकुन को इस साल चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। दोनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से 10 दिसंबर को पुरस्कार दिया जाएगा। ये देखिए वैज्ञानिकों का चित्र है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया। बता दें पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए, यानी कि 2022 के लिए जो आपके 70वें फिल्म पुरस्कार थे उनका आयोजन जो है 8 अक्टूबर को किया गया, जिसमें जो है फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान के लिए, समर्पण के लिए जो है कई पुरस्कार वितरित किए गए। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने श्री मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करा। इसे नोट कर लें, काफ़ी खबरों में भी रहा था ये मामला। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी फिल्में हमारे समाज की
कला बोध को प्रदर्शित करती हैं। जीवन बदल रहा है, कला के वर्तमान बदल रहे हैं, नई आकांक्षाएं जन्म ले रही, नई समस्याएं सामने आ रही, नई जागरूकता भी पैदा हो रही। इन सभी बदलावों के बीच आपसी प्रेम, ऋण और सेवा के कभी ना बदलने वाले जीवन मूल्य आज भी हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन को सार्थक बना रहे हैं। ये सभी बातें आज पुरस्कृत हुई फिल्मों में देखी जा सकती हैं। तो ये बात तो हमारी माननीय फर्स्ट लेडी मुर्मू जी ने सही कही, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मूवीज़ होती हैं ये समाज का ही आईना होती हैं। हालांकि आज की डेट में मूवीज़ का स्तर कुछ थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन कहीं ना कहीं साउथ सिनेमा ने इसको अभी भी बचा कर रखा है, संस्कारों को। तो देखते हैं आगे प्रक्रिया कहाँ जाती है। चलिए, राष्ट्रपति ने इस संबंध में कहा कि भारतीय सिनेमा विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है, जिसमें कई भाषाओं और देश के सभी क्षेत्रों में फिल्म बनाई जाती हैं। यह सबसे अधिक विविधतापूर्ण कला क्षेत्र भी। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों की सराहना की। राष्ट्रपति ने श्री मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि लगभग 5 दशकों की अपनी कला यात्रा के दौरान मिथुन जी ने गंभीर चरित्रों को पर्दे पर उतारने के साथ साथ सामान्य कहानियों को भी अपनी विशेष ऊर्जा से सफलता प्रदान की। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, मिथुन दा हमारे बेस्ट है। हम सभी लोग उनकी फिल्मों को देख करके बड़े हुए हैं, चाहे वो डिस्को डांसर ही क्यों ना हो और चाहे आज की गोलमाल फिल्म हो। तो उन्होंने अपनी कला से, अपनी क्वालिटी से सभी को प्रभावित करा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हालांकि पुरस्कार विजेता फिल्मों की भाषाएं और परिवेश भले ही अलग हों, सभी फिल्मों में भारत की झलक मिलती है। इन फिल्मों में भारतीय समाज के अनुभवों का खजाना है, इसमें भारत की परंपराएं और उनकी विविधता सजीव हो जाती है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि फिल्में और सोशल मीडिया समाज को बदलने का सबसे अधिक मजबूत माध्यम है। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा बदल किस डायरेक्शन में रहे हैं, किस डायरेक्शन में बदलना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, इस पर भी फोकस करना पड़ेगा। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जितना असर इन माध्यमों से पड़ता है, उतना किसी और माध्यम से संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आज प्रदान किए गए 85 से अधिक पुरस्कारों में से केवल 15 पुरस्कार महिला पुरस्कार विजेताओं को मिले हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग द्वारा महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में और अधिक प्रयास किया जा सकता है। ये नोट कर लीजिए, महिलाओं की संख्या कम है। राष्ट्रपति ने बताया कि सार्थक फिल्मों को अक्सर दर्शक नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने प्रबुद्ध नागरिकों, सामाजिक संस्थानों और सरकारों से दर्शकों तक सार्थक सिनेमा की पहुंच बढ़ाने के लिए मिलकर प्रयास करने का आग्रह किया है। साथियों, आपको बता दें अभी अपने रजनी सर की एक फिल्म आई है, उसमें उन्होंने बहुत बढ़िया सा मुद्दा उठाया। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा, आपको आज या कल में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम 8 अक्टूबर को बिहार के गया में आधुनिक विकास लैब का शुभारंभ करते हैं। देखिए क्या किया है उन्होंने। अधिकारी ने इस दौरान कहा कि इस प्रयोगशाला से प्रशिक्षुओं और अधिकारियों को पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, नीति निर्माण और शासन अनुकूल के लिए AI की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनने की उम्मीद है। दूसरी प्रयोगशाला का नाम नीतिशाला रखा गया। उन्होंने बताया कि यह सुविधा प्रशिक्षुओं के लिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य बनाने के लिए उन्नत सिमुलेशन प्रौद्योगिकियों को उपयोग करने में गहन शिक्षण अनुभव प्रदान करेगी। देखिए, BVR सुब्रमण्यम CEO NITI आयोग। आगे चलते हैं। आगे की खबर है आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 8 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चली, जिसमें PV सिंधु, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भारत के 12 सदस्यीय दल शामिल हुआ। अब इस सदस्यीय दल के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन देने लायक नहीं है, क्योंकि इन्होंने कोई खास प्रदर्शन तो नहीं करा, लेकिन जी जान पूरी लगाई, भारत का परचम लहराने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चलिए, दार्जिलिंग के पद्माजी नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान के लाल पांडा कार्यक्रम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम वाजा कन्वर्जेशन अवार्ड 2024 के लिए फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया है। महत्वपूर्ण खबर है, आइए चलते हैं। पद्माजी नायडू हिमालयन चिड़ियाघर ने भविष्य के लिए लाल पांडा आनुवंशिक संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए संरक्षणों को बायो बैंकिंग सुविधा के साथ मजबूत किया गया है। पद्माजी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग के रेड पांडा कंजर्वेशन, ब्रीडिंग एंड ऑगमेंटेशन प्रोग्राम को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम द्वारा 2024 में WAJDA कन्वर्जेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स के लिए शीर्ष 3 फाइनलिस्ट में से एक के रूप में चुना गया है। विजेता की घोषणा 7 नवंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में टोरंटो चिड़ियाघर में 19वें WAJDA वार्षिक सम्मेलन में की जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, विजेताओं की घोषणा कब की जाएगी? 7 नवंबर को 19वें WAJDA वार्षिक सम्मेलन में की जाएगी। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को
तांबरम स्थित वायुसेना केंद्र में अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया। महत्वपूर्ण खबर है, भारतीय सेना जो हमें सुरक्षा देती है, संरक्षण देती है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करती है, विदेशी आतताइयों से हमको बचाती है, हम जिनके दम पर सीना तान करके चलते हैं, उस सेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। भारतीय वायुसेना का गठन आज ही के दिन 1932 में हुआ था, 1932 में हुआ था। 8 अक्टूबर 2024 को इसने अपना 92वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर वायुसेना दिवस समारोह परेड का आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित मरीना बीच पर किया गया। 2024 वायुसेना दिवस के लिए भारतीय वायुसेना का विषय भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर था, और बिल्कुल सही है। ये विषय याद रखिए, ये विषय पूछा जाता है कि 92वां जो आपने स्थापना दिवस मनाया है, उसका विषय टॉपिक क्या था? भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। चलिए इस संबंध में भारतीय वायुसेना पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई थी। आरंभ में भारतीय वायुसेना का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। 1950 में इसका नाम इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके आ रहे हैं। आज़ादी से पहले वायुसेना पर थल सेना का नियंत्रण होता था। वायुसेना को थल सेना से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय वायुसेना के पहले चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट निभाई थी। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर रहे थे। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभम स्पर्शम दीप्तम है। यह वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर मतलब अब ऐसा नहीं है कि जो है समूह घा की भर्तियों में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो घा से तो ऊपर ही पूछे जाते हैं, और इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा भी नहीं है कि इनकी जानकारी आपको कहीं मिले नहीं। वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। भारतीय वायुसेना में 5 कमानें, पश्चिमी कमान जिसका मुख्यालय दिल्ली में, इलाहाबाद में केंद्रीय कमान, शिलांग में पूर्वी कमान, जोधपुर में दक्षिणी पश्चिमी कमान और तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी कमान है। भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, यानी कि 4th पोजीशन पर है ये, ठीक है, अमेरिका, चीन और रूस के बाद। देश भर में वायुसेना के 60 केंद्र है। भारतीय वायुसेना का हिंडन केंद्र एशिया में सबसे बड़ा और विश्व का 8वां सबसे बड़ा केंद्र है। वायुसेना का नीले रंग का है। वायुसेना का नीले रंग का बैच है, जिसके लिए 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है। मध्य भाग में राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों कौन कौन से, केसरिया, श्वेत और हरा से बना एक वृत्त है। यह ध्वज 1951 में अपनाया गया था। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर 8 अक्टूबर से लद्दाख के थोमस से 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता कार रैली निकाली गई। बता दें इस कार रैली का समापन 29 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचने के साथ होगा। तो ये भी महत्वपूर्ण खबर है, 29 अक्टूबर को ये रैली जो है समाप्त होगी। चलिए आगे चलते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन 14 से 14 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है दिल्ली में। इससे संबंध में देखते हैं। भारत 14 से 24 अक्टूबर के दौरान नई दिल्ली में ITU WTSA 24 की मेज़बानी करेगा। यह कार्यक्रम एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहली बार आयोजित होगा। 190 से अधिक देशों के विश्व नेता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ प्रौद्योगिकी मानक के भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग करेंगे। AI भारत 5G 6G हैकाथॉन चरण 2 का उद्घाटन सदस्य प्रौद्योगिकी द्वारा WTSA 2024 का पहला प्री इवेंट हैकाथॉन का दूसरा चरण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमों के साथ शुरू हुआ, जो दूरसंचार नवाचारों में AI का उपयोग करके सतत विकास लक्ष्यों SDG को प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं। वैश्विक नवोन्मेषक 5G और 6G में अत्याधुनिक समाधान डिजाइन करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी, ट्रांजिट, बाढ़ निगरानी और स्वायत्त नेटवर्क AI भारत हैकाथॉन में शीर्ष समाधानों में शामिल है। WTSA 2024 के बारे में भी जान लेते हैं। इस मसले में प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 15 से 24 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी, जो 5G और 6G नेटवर्क की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में देश के बढ़ते महत्व को भी दर्शाता है। WTSA एक चतुर्भुजी आयोजन है और ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मानकीकरण क्षेत्र ITU-T के शासी सम्मेलन के रूप में कार्य करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा आयोजित 3 विश्व सम्मेलनों में से एक है, जो
संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अंतर्गत एक इकाई है। यह आयोजन वैश्विक दूरसंचार मानकों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे भारत द्वारा WTSA की मेजबानी एक महत्वपूर्ण आयोजन बन जाती है। इसमें 150 से अधिक देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनमें 1000 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि और 50 वैश्विक मंत्री शामिल होंगे, जो दूरसंचार, डिजिटल और ICT क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। WTSA 2024 6G AI IoT, बिग डेटा, साइबर सुरक्षा, M2M, ब्रॉडकास्टिंग, सेटकॉम और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वभौमिक और सस्ती कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल विभाजन को पाटने का मार्ग प्रशस्त करेगा। WTS से पहले 14 अक्टूबर 2024 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में वैश्विक मानक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। GSTM ICT मानकीकरण पर नीति के बहस के लिए एक उच्च स्तरीय मंच है, जो उसके उभरते गतिशीलता और तकनीकी निहितार्थों को संबोधित करता है। WTSA 2024 के साथ अन्य संबंधित पहल भी होंगी, जैसे ITU कैलिडोस्कोप सम्मेलन, ITU प्रदर्शनियां, महिलाओं का नेटवर्क और AI फॉर गुड, ताकि इस क्षेत्र में समाज को समृद्ध किया जा सके और समावेशिता को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए अगली खबर पर आते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 7 अक्टूबर को मुंबई के कांदिवली में कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण है, रोजगार से संबंधित मामला है ये, और रोजगार की डिमांड नित बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, युवा बढ़ रहा है, रोजगार की डिमांड बढ़ रही है। मुंबई में 7 अक्टूबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कांदिवली में उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया और 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा, जो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अगले कुछ महीनों में बोरीवली में भी इस तरह के एक कौशल विकास केंद्र खोले जाने की भी घोषणा साथ ही कर दी। गोयल ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ का कांदिवली स्थित कौशल विकास केंद्र विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को कौशल प्रदान करने में मदद करेगा। ये आपके गोयल साहब का पिक्चर दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है। तो जो आयकर अधिनियम 1961 है, उसके लिए समिति बनाएंगी। क्यों बनाएंगी? कहीं ना कहीं जो कर दाता हैं अपने, उनको अधिक सुविधाएं मिल सकें, कर जमा करने की प्रक्रिया, रिटर्न भरने की प्रक्रिया सुलभ और सरल हो सके, इसके संबंध में इस समिति का गठन किया गया। आइए इसके बारे में जानते हैं। समिति के गठन का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 के बजट भाषण में किया था। समिति ने गठन के बाद 4 श्रेणियों आम लोगों को इनपुट और सुझाव के आमंत्रित की है। CBDT के इस कदम का लक्ष्य अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना है। सरकार का मानना है कि आयकर अधिनियम को सरल बनाने से विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसके साथ ही करदाता भी निश्चिंत रह सकें। जाहिर सी बात है, सामान्य व्यक्ति है जो वो इतनी टफ लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, और इसका लाभ जो है जो CA हैं कुछ वो उठा लेते हैं, और कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम उनको केस के द्वारा भुगतना पड़ता है। समिति ने गठन के बाद 4 श्रेणियों में आम लोगों के इनपुट और सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। लोगों से भाषा के सरलीकरण, मुकदमेबाजी में कमी, अनुपालन में कमी और अनावश्यक अप्रचलित प्रावधानों पर विचार मांगे गए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए फाइलिंग पोर्टल पर एक वेब पेज भी लॉन्च किया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो नड्डा साहब भाई हमारे बहुत फेमस व्यक्तित्व हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार 7 अक्टूबर को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के 77वें वार्षिक सत्र का आयोजन हुआ। इस दौरान भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा को WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान JP नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। नड्डा साहब का पिक्चर है ये, ज़्यादा कोई विशेष इसमें नहीं मामला। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है और जम्मू कश्मीर में हार गई है, जहां पर उमर अब्दुल्ला जो है मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, और बीजेपी ने हरियाणा में जो है फिर से अपना झंडा लहराया। तो भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी भाई? 48 सीटें जीती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 37, इंडियन नेशनल लोक दल ने 2 और निर्दलीय जो कैंडिडेट थे उन्होंने 3। कुल मिलाकर 90 सीटों पर यह प्रक्रिया संपन्न हुई थी। चलिए आगे चलते हैं।
जॉन एच होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क के माध्यम से मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए भौतिकी में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अभी देखिए डीएनए में जो माइक्रो डीएनए की खोज के संबंध में अभी मैंने आपको नोबेल प्राइज़ के बारे में बताया था, तो उसी संबंध में देखिए नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई है। जॉन जोसेफ हॉपफील्ड, जिनका 15 जुलाई 1943 को जन्म हुआ था, एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के एमेरिटस प्रोफेसर हैं, जो 1982 में एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क के अपने अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ये उनका चित्र है। आगे चलते हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। ये भी महत्वपूर्ण खबर है। वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये खबर महत्ता रखती है। कैस सैयद ने लगातार दूसरी बार जीता राष्ट्रपति की चुनाव, दूसरे कार्यकाल पर बोले यह क्रांति की निरंतरता है। ये उनका चित्र दिया हुआ है। आगे चलते हैं। उत्तरी अफ्रीका की ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति कैस सैयद ने एक बार फिर राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल की है। उनका दूसरा कार्यकाल होगा। ट्यूनीशिया के चुनाव के लिए स्वतंत्र उच्च प्राधिकरण के प्रमुख ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सैयद ने 90.7% वोट हासिल किए। आगे चलते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ IFS अधिकारी संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। महत्वपूर्ण सजन संजीव कुमार सिंगला, भाई राजदूत की खबर इंपॉर्टेंट होती है। ये उनका चित्र दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की गई। महत्वपूर्ण सूचना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा उन्मूलन पहल संकल्प की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना और पुनर्वास प्रयासों का समर्थन करना भी है। ये उसका कार्यक्रम का जिसमें उन्होंने संकल्प पहल का शुभारंभ किया, उसका चित्र है। चलिए आगे चलते हैं। चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 पतंग तालिका में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। ये महत्वपूर्ण खबर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं समसामयिकी हैं वो कहीं ना कहीं अधिक महत्ता रखते हैं। चौथी ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत ने 13 स्वर्ण 3 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदकों के साथ भारत तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इटली 13 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, 5 स्वर्ण पदक 4 रजत और 5 कांस्य। तो इटली के पास 13 थे और भारत के पास 13 स्वर्ण अकेले थे। ठीक है, इन्होंने कुल 24 पदक जीते। अगली खबर आ रही भाई, विस्फोटक बल्लेबाज सनथ जयसूर्या, इन्हें जो है श्रीलंका टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सभी लोग सनथ जयसूर्या को पहचानते हैं। 96 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें इनके अर्जुन रणतुंगा और सनथ जयसूर्या और अद्विन डिसिल्वा, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय टीम को हराने में भी इनकी महत्वपूर्ण योगदान था। जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। अभी देखिए हरियाणा चुनाव के बारे में चर्चा हुई थी, वहीं दूसरे जम्मू कश्मीर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश में 10 साल बाद हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 और कांग्रेस 6 सीटें जीत गई। CPM को भी 1 सीट मिली। जम्मू रीजन में 28 सीटें जीतकर BJP अब मुख्य विपक्षी दल बन गई है। PDP को सिर्फ 3 सीटें मिली। पहली बार आप ने भी 1 सीट जीतकर खाता खोला। निर्दलीयों के खाते में 6 सीटें आई हैं। तो यहाँ पर भाई आम आदमी पार्टी घुस चुकी है जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय विशाखापत्तनम में 8 अक्टूबर से मालाबार अभ्यास 2024 शुरू किया गया है। जितनी भी सैन्य अभ्यास हैं आप लोग रट लें बिल्कुल। मैं इससे संबंधित शॉर्ट वीडियो भी डालता रहता हूँ। प्रयास यही करता हूँ जो करंट अफेयर समसामयिकी है उनके शॉर्ट वीडियो डे बाय डे आपको मिलते रहें। समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक होना निर्धारित है, यानी आज तक, जिसकी शुरुआत विशाखापत्तनम में हार्बर चरण से होगी। इसके बाद समुद्री चरण होगा। भारत द्वारा आयोजित इस वर्ष के सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी होगी। मालाबार सैन्य अभ्यास जो 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय नौसेना के अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था, वो एक प्रमुख बहुपक्षीय कार्यक्रम के रूप में विकसित हो चुका है और इसका उद्देश्य अंतर संचालनीयता को बेहतर करना, आपसी समझ को बढ़ावा देना तथा हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समुद्री चुनौतियों को संबोधित करना है।
इस सैन्य अभ्यास में निर्देशित मिसाइल विध्वंसक बहुउद्देशीय फ्रिगेट पनडुब्बी फिक्स्ड विंग MR लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया अपने MS-60R हेलीकॉप्टर और P-8 समुद्री गश्ती विमान के साथ एक एंजेक क्लास फ्रिगेट HMAS स्टुअर्ट को तैनात करेगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना अपनी एकीकृत हेलीकॉप्टर और P-8 समुद्री गश्ती विमान के साथ एक ऑर्ले बर्ग क्लास विध्वंसक USA डेवी को तैनात करेगी। जापान मुराशामी श्रेणी के विध्वंसक JS एरिया के साथ इस सैन्य अभ्यास में शामिल होगा। सभी 4 देशों के विशेष बल भी इस सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन ASEAN की 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन 10 अक्टूबर को लाओस की राजधानी वियनतान में शुरू हुआ। इससे संबंधित भी वीडियो आपको मिल चुका है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन ASEAN का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन और इससे संबंधित अन्य बैठकें लाओस की राजधानी वियनतान में शुरू हुई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए लाओस के राष्ट्रपति थामलोन शिशोलिथ ने ASEAN देशों का आह्वान किया कि वे शांति, स्थिरता और सतत विकास के साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करते रहें। उन्होंने कहा कि ASEAN देशों को समानता और आपसी लाभ पर आधारित बहुराष्ट्रीयता के प्रति वचनबद्धता का निरंतर सम्मान करना चाहिए। लाओस की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष के ASEAN सम्मेलन का विषय है कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए ASEAN। याद कर लीजिए, इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका लक्ष्य ASEAN समुदाय को अधिक संगठित और गतिशील बनाना। ASEAN सम्मेलन के साथ ही 42वां ASEAN चीन सम्मेलन और भारत ASEAN तथा दक्षिण पूर्वी एशिया सम्मेलन जैसे अन्य कार्यक्रमों भी आयोजित किए जा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के लोगों तक सरकारी सेवाओं को निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ उमंग ऐप को मिलाने की घोषणा की है। ये खबर महत्वपूर्ण, डिजी लॉकर तो सब लोग जानते हैं, अब इसके साथ उमंग ऐप का भी मर्जर हो गया। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग NEGD ने उमंग ऐप को भारत के डिजिटल वॉलेट डिजी लॉकर के साथ एकीकृत किया है। यह सहयोग नागरिकों की सरकारी सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाता है, जिससे उपयोगकर्ता एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सेवाओं को आसानी से प्रबंधित कर सकते हैं। अगली खबर है 38वें राष्ट्रीय खेल वर्ष 2025 में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट, तैयार कर लें। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियनतान में 19वें पूर्ण एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। लाओ PDR 10वें सदस्यीय ASEAN का अध्यक्ष होने के नाते 44वें 45वें ASEAN सम्मेलन, 27वें ASEAN+3 शिखर सम्मेलन तथा 21वें ASEAN भारत और 19वीं पूर्वी सम्मेलन की मेजबानी की। ये बैठकें लाओ PDR की राजधानी वियनतान में आयोजित की गई, जिसके संबंध में मैंने आपको ऊपर भी बताया है। महान टेनिस खिलाड़ी, देखिए टेनिस खिलाड़ी जो हमारे राफेल नडाल हैं, ये इन्होंने संन्यास ले लिया है और इनके नाम पर 14 सिंगल खिताब है। महान खिलाड़ियों की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेलीमानस ऐप और वीडियो कॉल सुविधा लॉन्च की। टेलीमानस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है उन्होंने जारी की, ये नंबर दिया हुआ और भाषाओं में बहुभाषी सहायता प्रदान करते हैं, जो कॉल करने वालों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने 14 अक्टूबर को दिल्ली में ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने सुरक्षित विदेश यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज यानी कि दिल्ली में 14 अक्टूबर को माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। ई-माइग्रेट पोर्टल भारतीय प्रवासियों के लिए सुरक्षित और कानूनी आवागमन चैनलों को बढ़ावा देता है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में परमेश्वर को भारतीय तटरक्षक बल प्रमुख नियुक्त किया गया है। S परमेश्वर ने नई दिल्ली में भारतीय तटरक्षक बल के मुख्यालय में महानिदेशक DG के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। इनकी नियुक्ति पूर्व DG राकेश पाल के पिछले महीने निधन के बाद हुई है। परमेश, जिन्होंने पहले से ही DG के रूप में कार्यभार संभाला था, को सरकार द्वारा एक दिन पहले औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।